हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास हम लोगों ने अल्केन का प्रिपरेशन मेथड देखा था। उसके बारे में हम लोग जाना था कि अल्केन कैसे बनता है और उसके कुछ इंट्रोडक्शन भी देखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स की अल्केन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अल्केन्स आर कलरलेस एंड अडरलेस। अल्केन्स क्या होते हैं? वो कलरलेस होते हैं और अडरलेस होते हैं। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्केन्स क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट फोर अल्केन्स, जो लोअर फोर अल्केन्स होंगे C1 to C4 आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, वो सभी गैसेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है C5 to C17, मतलब कार्बन संख्या 5 से लेकर कार्बन संख्या 17 तक आर लिक्विड्स एंड हायर अल्केन्स, मतलब C5 से C17 तक सभी लिक्विड होंगे और उसके आगे यानी कि C18 से लेकर के जितने भी होंगे हमारे अल्केन वो सभी क्या कहलाएंगे? सॉलिड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल अल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट, मतलब किसी भी अल्केन का डेंसिटी इंक्रीज करता है जब उसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है? इंक्रीज करता है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा उसका मॉलिकुलर वेट होगा उसका डेंसिटी उस अल्केन का उतना ही ज़्यादा होगा। बट दे आर लेस डेंस दैन वाटर, लेकिन ये वाटर से कम डेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन अल्केन, इवन नंबर ऑफ अल्केन्स इज ग्रेटर दैन द नियरेस्ट ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इवन नंबर ऑड नंबर का मीनिंग क्या होता है कि इवन नंबर का मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का कोई मेरा कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और ये मेरा क्या है? 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल पेंटेन। तो ये कहा गया है कि जो भी इवन नंबर ऑफ अल्केन्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑड नंबर वाले से ज़्यादा होता है। अब अगला देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन। मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोमेरिक अल्केन हो तो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड आइसोमेरिक अल्केन इज लेस दैन अनब्रांच्ड अल्केन ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस इन ब्रांच्ड अल्केन्स। देखिए यहाँ कहा गया है जिसमें कोई ब्रांच ना हो और जिसमें ब्रांच हो, तो ब्रांच वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ये क्या है आपके हम जो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच अल्केन। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मेरा क्या है? अनब्रांच, और ये मेरा क्या है? ब्रांच है। तो अनब्रांच जो होता है जिसमें कोई भी ब्रांचेज नहीं हो, अनब्रांच में कोई ब्रांचेज नहीं हो, वो ब्रांच वाले से क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पे कोई CH3 है, यहाँ पर भी CH3 यहाँ पे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में, चूँकि ये भी बल्कि है ग्रुप, ये भी बल्कि, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ रिपल्सन होने का संभावना बहुत ही कम है। उसी पर अब देखिए ये CH3 के बीच में भी क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट अनब्रांच वाले से कम होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिलेटिवली गुड। जो देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन, जो अल्केन का जो सॉल्युबिलिटी होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिलेटिवली गुड, वो क्या होता है? अच्छा होता है। इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लिपोफिलिसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लिपोफिलिसिटी। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। जैसे जैसे मान लीजिए किसी अल्केन का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब मॉलिकुलर वेट भी इंक्रीज होगा। अब देख लीजिए इस ग्राफ से समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? मॉलिकुलर वेट है। अब देखिए मॉलिकुलर वेट जैसे बढ़ाएंगे आप तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा बढ़ेगा, और यानी कि मॉलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल का, उसका
बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास है एक नॉर्मल पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन, एक है नियोपेंटेन। तो हम लोग अभी अभी कह चुके थे कि जितना ज़्यादा ब्रांचेज होगा उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसलिए नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आइसोपेंटेन, इन कंपेरिजन टू नियोपेंटेन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है। बेसिकली अल्केन्स बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें से हम लोग को जो देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखना है, आइसोमेरिक रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन देखना है, साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन, पायरोलाइसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही जाहिर है, पहले से हम लोग देख चुके हैं कि इफ़ एटम्स और ग्रुप्स इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अगर किसी एटम और ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एटम और ग्रुप से, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए, इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ Cl2। इसको हम लोग क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। देखिए, अल्केन्स रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट प्रोड्यूसेस अल्काइल क्लोराइड। जैसे कि देखिए, अगर कोई मेरे पास अल्केन है, उसको Cl2 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट 573 से 773 केल्विन पे, तो हमारा क्या होगा, एक H इसका टूट जाएगा और एक Cl इसमें जुड़ जाएगा और HCl मेरा बाहर निकल जाएगा। उसे बोलेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार अगर एक क्लोरोमीथेन है, उसको Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि एक H हटेगा और एक Cl जुड़ता जाएगा। और लास्टली हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा CaCl3 है, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। उसको Cl2 से कराते हैं तो हम लोग को मिल जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास क्या ईथेन है और ये HNU लाइट या डिफ्यूज सनलाइट कुछ भी, तो हम लोग को क्या मिलेगा, क्लोरोइथेन मिलेगा। यहाँ का एक H हट के एक Cl जुड़ जाएगा। मान लीजिए इस तरह से कि अगर हमारे पास CH3 है और CH2 और H है, और ये हमारे पास Cl और Cl है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, हम लोग पहले जानते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक डॉट आ जाएगा, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, और इसी प्रकार एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। तो ये Cl वाला इस डॉट के साथ मिल करके इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोपेन मॉलिक्यूल है, प्रोपेन, उसका रिएक्शन हम लोग Cl2 से कराते हैं तो हम लोग को दो टाइप का मिलता है प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए वो Cl 1 डिग्री कार्बन पे आ जाए तो हमको मिलेगा इस तरह का प्रोडक्ट, और अगर वो Cl को अगर हम 2 डिग्री कार्बन पे डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा इस तरह का प्रोडक्ट। तो और जो 2 डिग्री पे अगर Cl है तो वो मेरा ज़्यादा स्टेबल कहलाता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री वाले Cl से। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं इसी में, सब्स्टिट्यूशन में ही, रिएक्शन विथ ब्रोमाइड या Br2। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं। अल्केन्स रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन डिफ्यूज सनलाइट प्रोड्यूसेस ओनली अल्काइल ब्रोमाइड। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी अल्केन का रिएक्शन Br2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट, तो हम लोग को क्या मिलता है, अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है, और साथ में HBr। देखिए, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे Cl को ये जोड़ेंगे, वैसे यहाँ भी Br को जोड़ेंगे। जैसे देखिए, अगला एग्जाम्पल है, CH4 को Br2 से जोड़ना है तो हम लोग को मिल जाएगा CH3Br प्लस HBr। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई ईथेन मॉलिक्यूल है, अब ईथेन मॉलिक्यूल में Br2 को जोड़ेंगे तो फिर से हम लोग को मिल जाएगा ब्रोमोइथेन, इस तरह से। अब देखिए, प्रोपेन वाला आ गया, तो प्रोपेन में अभी यहाँ देखे थे और यहाँ देखिए, दोनों में क्या है, सेम चीज़ है। अगर 2 डिग्री पे जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा, और 1 डिग्री पे जाएगा तो कम स्टेबल कहलाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। आगे है रिएक्शन विथ आयोडीन। देखिए, आयोडीन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अगर आयोडीन से रिएक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडाइनेशन बोलेंगे। अल्केन्स रिएक्ट्स विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन और आयोडाइनेशन, मतलब
उस दोनों और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, अल्केन्स रिएक्ट्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3 फॉर्म अल्काइल आयोडाइड। अगर नॉर्मली हम लोग किसी अल्केन का रिएक्शन I2 से कराते हैं तो हम लोग को Ri तो मिलता है, लेकिन वहाँ पे वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई अल्केन का रिएक्शन I2 से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, HiO3 जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग को मिलता है Ri। अब ये I कैसे बनता है उसको देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि HiO3 को HI से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को I2 मिलता है, और फिर इसी I2 का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, अल्काइल आयोडाइड मिलता है। अब देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो फ्लोरीन होता है F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो एज एक्सप्लोसिव यूज़ होता है। उसके बाद Cl2 जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद Br2 जो कि उससे कम यानी कि मॉडरेटली फास्ट, और I2 होता है वो स्लो रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जहाँ तक बात आती है मैकेनिज़्म की, तो सेम मैकेनिज़्म है जो पहले हम लोग देख चुके हैं। तो यह भी हमारा कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। स्टेप 1 में हम लोग क्या देखते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब फिर से वही पुरानी बात आ गई कि Cl2 को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, Cl पे एक डॉट और इस Cl पे एक डॉट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इसको हम लोग लैंग्वेज में देख सकते हैं, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। द Cl-Cl बॉन्ड is weaker than carbon-carbon single bond और carbon का hydrogen single bond, so it is easy to break Cl-Cl bond। बेसिकली जो Cl-Cl का बॉन्ड होता है वो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत ही वीक होता है, इसलिए Cl-Cl बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, और हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में हम लोग देख सकते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। कहने का मतलब हम लोग कि जो CH4 है और उसमें क्या हम लोग को जोड़ना है, ये Cl को मतलब इस S से Cl को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ वाले H को तोड़ देंगे, एक बॉन्ड इस पे एक बॉन्ड इस पे, तो ये CH3 हम लोग को मिल जाएगा फ्री रेडिकल, और जो H वाला पार्ट है वो इस Cl से मिल करके HCl बना देगा। अगेन हम लोग काम करते हैं कि जो CH3 फ्री रेडिकल है और एक Cl2 है, तो फिर से तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, CH3Cl, और हम लोग को Cl जो है वो आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द Cl फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल एंड टेक्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड टू जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। द मिथाइल फ्री रेडिकल thus obtained attacks the second molecule of Cl to form CH3Cl with the liberation of another free radical by homolysis। अब थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कुछ देर के बाद हम लोग को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, सबको हटाना है। तो कुछ देर के लिए क्या होता है, रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाता है, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, काम करते हैं कि अगर कोई Cl और Cl फ्री रेडिकल को जोड़ते हैं तो हम लोग को Cl-Cl बॉन्ड मिल जाता है, और कोई H3 मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल को जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, इथेन मिल जाता है, और कोई मिथाइल फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल को जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा सेकंड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग को दो तीन तरह का देखना है। इसमें सबसे पहला है कम्बसन, यानी कम्बसन का मतलब क्या होता है, जलाना, कैसे जलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अल्केन्स बर्न्स इन एक्सेस ऑफ O2। आप ध्यान रखें यहाँ पे एक्सेस लेना है, कम नहीं ले रहा, एक्सेस ऑफ O2 टू फॉर्म CO2 एंड H2O विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनों को हटाना और ऑक्सीजन को जोड़ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई मीथेन मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, और कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सेस। जब एक्सेस में हो जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा CO2 वाटर मॉलिक्यूल और सम अमाउंट ऑफ हीट।
हीट भी हम लोग को मिलता है, जो कि मीथेन के केस में -890 किलो जूल पर मोल होता है। या एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जब कोई में हमारे पास क्या है ब्यूटेन है, और ब्यूटेन को क्या करेंगे हम लोग एक्सेस O2 से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को CO2 मिल जाएगा और 10H2O और समझ में कुछ हीट। या इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग C4H10, उसको 13/12, जो कि इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल फार्मूला होता है कंबसन का फार्मूला, वो होता है CnH2n+2 3n+1/2 O2। तो हम लोग को इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं 4CO2 5H2O हीट, और हम लोग को इतना हीट एनर्जी मिल जाएगा -2875 किलो जूल पर मोल। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग C8H18 25O2, और हम लोग को मिल जाएगा 16CO2 + 18H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, जो कि मेरा होता है -5452 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं द जनरल फार्मूला इक्वेशन ये हमारा होता है ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबसन अल्केन्स आर यूज एज फ्यूल। मतलब हम लोग अगर क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्या होता है एवोल्यूशन होता है, तो उस समय अल्केन इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। अब इसी में एक और देख सकते हैं हम लोग इनकम्प्लीट कंबसन, मतलब वहाँ पे कंबसन पूरा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे कंबसन पूरा हुआ था, यहाँ पे कंबसन पूरा नहीं होगा। इफ़ अल्केन इज़ बर्न्ट विथ एन इनसफिशिएंट, मतलब कम मात्रा में, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक, हम लोग जानते हैं कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं उसे, कार्बन ब्लैक इज़ फाउंड विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, पेंट, पॉलिश एंड एज अ फिल्टर। जैसे कि देखिए अगर कोई हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है और इसका O2 के साथ रिएक्शन होता है और ये इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो हम लोग को कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, जिसे हम लोग कार्बन ब्लैक बोलते हैं, या और साथ में हम लोग को 2H2O मिल जाता है। एक और इसमें देख सकते हैं ऑक्सीडेशन में हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब कंट्रोल्ड का मतलब क्या, मुझे जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे, ना एक्सेस डालेंगे ना कम डालेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट आपका ज़रूर रहेगा। जैसे कि देखिए अल्केन्स, बेसिकली वो क्या होगा, लोअर अल्केन्स CH4C2 etc, अल्केन्स ऑन हीटिंग विथ अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन एसिड, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे जैसे हमारे पास कैटलिस्ट रहेंगे उसी हिसाब से वैसा वैसा हम लोग को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, मीथेन। अब इसका हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर, तो हम लोग को क्या मिलता है, मीथानॉल, यानी कि अल्कोहल मिलता है। लेकिन हमारा कैटलिस्ट अगर चेंज हो जाए, जैसे कि देखिए हमारे पास मीथेन है, उसको O2 और हमारा कैटलिस्ट क्या है MO2O3, ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, अल्डिहाइड वाला मिल जाएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग मीथानल। लेकिन हमारा कैटलिस्ट फिर से चेंज हो जाएगा, जैसे कि कैटलिस्ट हो जाएगा CH3CO2 Mn, और हमारे पास फिर इथेन है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इथानोइक एसिड प्लस H2O। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डिनरी अल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑर्डिनरी अल्केन होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनर्ट का मतलब जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अल्केन्स विथ अ टर्शियरी हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 देन टर्शियरी अल्कोहल आर फॉर्म। मतलब जो मेरा ऑर्डिनरी अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होगा, वो अपने आप को क्या शो करेगा, इनर्ट। लेकिन जैसे ही टर्शियरी आ जाएगा हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडाइज होकर हम लोगों को अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से, इस तरह का एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, एक क्या है, टर्शियरी हाइड्रोजन है और KMnO4 ऑक्सीडेशन हुआ और हम लोग को 3 डिग्री वाला अल्कोहल मिल गया। नेक्स्ट हमारा है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तीसरा क्या है मेरा, आइसोमेराइजेशन। बेसिकली क्या होता है आइसोमेराइजेशन, हम लोग आइसोमर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब क्या हो, जिसका क्या हो कि स्ट्रक्चर से ये क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और नेम IPSC नेम डिफरेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होता है। देखिए आइसोमेराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द
प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड, एक मॉलिक्यूल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अनदर मॉलिक्यूल विच हैज़ एग्जैक्टली द सेम एटम्स, मतलब जितना एटम्स पहले वाले का होगा उतना ही एटम्स दूसरे वाले का होगा, बट एटम्स आर रीअरेंज, लेकिन वो एटम्स क्या होता है सही से वो रीअरेंज रहता है, कहने का मतलब वो फिर से अरेंज रहता है। जैसे कि देखिए हमारे पास अल्केन है और हम लोग Al2SO4 और या AlCl3 प्लस कॉन्क एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इस अल्केन का अगर मान लीजिए 4 कार्बन का हम लोग को नेक्स्ट आइसोमर ऑफ अल्केन मिलेगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हायर अल्केन्स इज हीटेड in the presence of anhydrous AlCl3 and conc HCl at 200 degree Celsius and 15 to 35 atmosphere pressure converted into isomer of alkane। जैसे कि देखिए हमारे पास कोई ब्यूटेन है, वो 4 कार्बन का है। अब हम लोग क्या किए हैं, जो हमारे पास जो अनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्क HCl बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोमेराइजेशन बोलते हैं हम लोग, क्या जो कि इस मॉलिक्यूल को चेंज कर दे दूसरे आइसोमर में, ठीक है। आइसोमेराइजेशन कैटलिस्ट बोल सकते हैं इसे हम लोग। तो अब इसको इससे रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को आइसोब्यूटेन देगा। अभी यहाँ ये कौन से फॉर्म में था, ब्यूटेन के फॉर्म में, यहाँ बन गया क्या आइसोब्यूटेन के फॉर्म में, मतलब कि इसका ये आइसोमर है लेकिन दोनों डिफरेंट है, लेकिन एटम की संख्या सेम है, स्ट्रक्चर अलग, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसमें 5 कार्बन का, तो इसमें 2 बन सकते हैं, एक आइसो भी बन सकता है, एक नियो भी बन सकता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल अपना नेक्स्ट आइसोमर बना दे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन और रिफॉर्मिंग रिएक्शन। बेसिकली साइक्लाइजेशन या एरोमेटाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए साइक्लाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली ये हायर हाइड्रोकार्बन में होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे higher alkane is heated at 500 degree Celsius and 35 atmosphere pressure in presence of Al2 and Cr2O3 form cycloalkane and it heated with same temperature and pressure with same catalyst then aromatic compound is formed। देखिए बेसिकली जो होता है Al2O3 प्लस Cr2O3 से हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटाइजेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है हेक्सेन, मान लीजिए इस तरह से लिखे हम लोग CH3 CH2 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 CH3, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH3 CH2 CH2। अब क्या होगा, जो हमारे पास कैटलिस्ट है Al2O3 प्लस Cr2O3 और इतने टेम्परेचर पे जब हम लोग इसे क्या करते हैं हीट करते हैं और इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है, ठीक है। अब उसी साइक्लोहेक्सेन को फिर से सेम कैटलिस्ट से सेम टेम्परेचर से अगर हम लोग गर्म करते हैं हीट करते हैं तो क्या होगा, वहाँ से 3 H2 हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6 H मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। जैसे कि जितना ज़्यादा यहाँ पे कार्बन का संख्या रहेगा उसी हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7 कार्बन होता तो 7 कार्बन होता तो ये बेंजीन तो बनता है, साथ में यहाँ पे एक मिथाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस को हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसको पेट्रोलियम के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिसे हम लोग रिफॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ स्टीम। अब रिएक्शन विथ स्टीम क्या होता है, देखिए बेसिकली स्टीम का मतलब वाटर ही होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई मीथेन है, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1233 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। दिस मेथड इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। जैसे कि देखिए अगर कोई हमारे पास मीथेन है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टीम है बेसिकली ये इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग पायरोलाइसिस। अब पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरो का मतलब होता है हीट और लाइसिस का मतलब होता है डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। अब देखिए समझते हैं इसे हम लोग। बेसिकली क्या होता है, ये हायर अल्केन्स में होता है। हायर अल्केन्स इज हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म सेवरल फ्रैगमेंट्स प्रोडक्ट। देखिए बेसिकली क्या होता है कि पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी हायर मॉलिक्यूल है उसे हम लोग अगर तोड़ेंगे तो वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूटता है। कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि देखिए C6H4 को अगर हम लोग 773 केल्विन पे अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो या तो वो 6H12 प्लस H2 पे टूटेगा, या तो दे देगा हम लोग C4H8 प्लस C2H6, या तो दे देगा C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। मतलब ये फ्रैगमेंट्स में टूट सकता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पायरोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। In the petroleum industry, this process is known as cracking and is used to produce gasoline, a type of petrol होता है, from the higher boiling point of hydrocarbon kerosene fraction. For example, डूडेकेन अंडरगोज पायरोलाइसिस। डूडेकेन हमारा एक मॉलिक्यूल होता है। डूडेकेन अंडरगोज पायरोलाइसिस रिजल्टिंग अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन, पेंटेन एंड अदर प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये डूडेकेन है। इसको हम लोग क्या करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस या 973 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हेप्टेन, पेंटेन या कुछ अदर प्रोडक्ट्स। About 80% of total supply of gasoline is obtained by this method। मतलब 80% of total supply of gasoline इस मेथड से ही पाया जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ अल्केन। अल्केन का क्या इस्तेमाल है? अल्केन इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक बेसिकली अभी लोग देखे थे, कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक बेसिकली गाँव घर में लोग काजल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को काजल लगाने में, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक, चूँकि ये 100% प्योर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक। इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग इंक में भी होता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। इसका इस्तेमाल फ्यूल में भी होता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ C2Cl6। C2Cl6 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा अल्केन यहाँ पे समाप्त होता है, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट कहीं भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और बहुत सारे मैकेनिज़्म मुझे बताने हैं आगे चल के। सो आज के लिए थैंक यू। कल हम लोग आएंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।